अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी ग़ज़ाला फ्रॉम अतीक़ वर्चुअल एकेडमी। आज हम अपना पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे मॉडर्न टीचिंग मेथड्स के बारे में। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स कहते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस को। इसमें क्या होता है, इसमें जो फोकस होता है वो बच्चों की एक्टिव लर्निंग पे होता है, उनकी पार्टिसिपेशन पे और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने पे जो है वो फोकस होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि वो ऑटोनॉमस होते हैं अपने लर्निंग में। ठीक है, उनके पास अथॉरिटी होती है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में, और टीचर जो है वो एज अ फैसिलिटेटर और एज अ गाइड काम करता है। ठीक है, ऑटोनॉमी बच्चों के पास होगी, वो एक्टिवली लर्निंग में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, और जो है वो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, क्योंकि वो खुद से सोच रहे हैं, खुद से जो है चीज़ों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और टीचर का यहाँ पे क्या काम होता है, वो गाइड करती है, फैसिलिटेट करती है सारे प्रोसेस को, या करता है। ठीक है, और फोकस क्या होता है, फोकस होता है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो, अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट हो, ना कि सिर्फ मेमोराइजेशन। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में टीचर सेंटर्ड मेथड्स के बारे में, उसमें क्या था कि मेमोराइजेशन पे और कंटेंट की डिलीवरी पे जो है वो फोकस होता है टीचर का। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होता है कि बच्चे अंडरस्टैंड करें, ठीक है, खुद से करके, ना कि सिर्फ मेमोराइज़ करें चीज़ों को। अब कुछ टाइप्स हैं इसकी मॉडर्न टीचिंग मेथड्स की, जिसमें सबसे पहले आता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, उसमें ये होता है कि बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में। ठीक है, एक्टिविटीज़ वगैरह में और प्रोसेसेस जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, उससे वो सीखते हैं। तो वो करके सीखते हैं, स्टूडेंट लर्न बाय डूइंग। और हैंड्स ऑन टास्क, हैंड्स ऑन टास्क का मतलब ये नहीं होता कि मतलब कोई चीज़ हाथ से करना है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे का खुद से फिज़िकली उस टास्क में इन्वॉल्व होना। ठीक है, जैसे चार्ट्स बनाना हो गया, एक्सपेरिमेंट्स करना हो गया, या रोल प्ले मेथड। अब रोल प्ले में क्या होता है कि एक रोल प्ले किया जाता है जिसमें बच्चे जो है वो परफॉर्म करते हैं चीज़ों को। ठीक है, जैसे कोई छोटा स्टेज ड्रामा हो गया या कुछ इस तरह का हो गया, जिसमें बच्चों को रोल दिया जाता है कि आपने इस तरह से जो है वो परफॉर्म करना है, फ़लाँ बच्चे को ये वाला रोल मिलेगा और इसको ये वाला मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। इसमें भी क्या होता है, बच्चे एक्टिवली लर्न करते हैं, इसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। तो इसमें क्या है कि करके सीख रहे हैं बच्चे और हैंड्स ऑन टास्क से सीख रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। इससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो खुद से कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है अच्छी, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से करते हैं उसकी हमें सही से समझ आती है। ठीक है, और स्किल्स भी डेवलप होंगी। जो चीज़ हम इंटरेस्ट से खुद कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसके साथ साथ उसकी स्किल्स भी डेवलप होंगी। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ज़ाहिर है जब सबको हिस्सा मिल रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, मिसमैनेजमेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको ईजी नहीं होता इतना मैनेज करना, तो उसके लिए क्या होता है कि एक स्ट्रिक्ट प्लानिंग और रूल्स बनाने पड़ते हैं, जिनको फॉलो करते हुए आप जो है इसे इफ़ेक्टिव बना सकते हो। इसके बाद है आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग थ्रू क्वेश्चनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। इसमें बच्चे जो है वो क्वेश्चनिंग के थ्रू और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो है वो सीखते हैं। कैसे, जैसे इसका नाम ही है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, तो इसमें बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, जिस तरह से वाई, हाउ, व्हाट इफ़, इस तरह के क्वेश्चंस कि ये चीज़ इस तरह से क्यों है, अगर ये ऐसे है तो ऐसी क्यों है, और ये कैसे है, इस तरह के क्वेश्चंस करके बच्चे जो है वो सीखते हैं। ठीक है, और उनके जो है आंसर्स को एक्सप्लोर करने की जो है वो कोशिश करते हैं खुद से। आंसर्स को एक्सप्लोर तो वो खुद से करेंगे, लेकिन टीचर क्या करेगा, यहाँ पे उनको एज अ गाइड और एज अ फैसिलिटेटर उनको जो है वो असिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्योंकि जो है वो खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बच्चे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और क्यूरियोसिटी जो है वो इनकरेज की जाती है। इसमें बच्चों को सवाल करने दिया जाता है, उनकी जो भी क्यूरियोसिटी होती है उसको देखा जाता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको इनकरेज किया जाता है, और उसके थ्रू बच्चों को जो है वो सीखने का मौका दिया जाता है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे ने सवाल किया, ठीक है,
किसी भी चीज़ के बारे में, और उसने जो है खुद से सवाल उस चीज़ का जो है वो हल ढूँढना है। और टीचर बोल दे कि आपका सवाल है, आप ही जो है इसे एक्सप्लोर करोगे, नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि टीचर उनकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज करेगा, साथ-साथ उन्हें फैसिलिटेट भी करेगा, गाइड भी करेगा। इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। ये वीक बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। जो वीक और शाय बच्चे होते हैं उनके लिए सवाल करना ही पहली बात तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि वो सवाल ही नहीं करते, चुप बैठे रहते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ जो है वो ये मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उनको भी जो है वो एक अच्छी गाइडेंस के थ्रू क्या होता है कि इन्वॉल्व किया जा सकता है इस तरह के मेथड्स में, ठीक है। उनको ऐसे बच्चों के साथ आप ग्रुपिंग करवाएंगे जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि जो सारे एक्सट्रोवर्ट बच्चे हैं वो एक साथ मिला लेंगे, आप इंट्रोवर्ट बच्चों को एक साथ मिला लेंगे, बल्कि आप उनकी मिक्सिंग करोगे ताकि वो सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और एक दूसरे को जो है वो लर्निंग प्रोसेस में हेल्प आउट करें, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या होता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए लर्निंग होती है। इसमें बच्चे चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं और उनके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। खुद से उनको एनालाइज़ करके सॉल्यूशंस ढूंढ के देन उस जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको टेस्ट करते हैं कि अच्छा ये जो हल मिला है अब इसको जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करके देखेंगे, देन उसको कंक्लूड करेंगे, कंक्लूजन बनाएंगे उसका कि आया ये सॉल्यूशन काम का था, ये जो है वो इसने काम किया या नहीं किया। तो उसको जो है वो कंक्लूड करते हैं एंड पे। और इसकी भी एडवांटेजेस और एडवांटेजेस वैसी ही हैं जैसे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ना, ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का एडवांस जो है वो वर्जन है, इस तरह समझते हैं आप। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि इट इज़ लर्निंग थ्रू प्लान्ड एंड पर्पसफुल प्रोजेक्ट वर्क। एक पर्पसफुल प्रोजेक्ट वर्क होता है, प्लान्ड होता है ये कि जो है ना हमने फ़लाँ चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे साइंस के प्रोजेक्ट्स हो गए और दीगर कई सारे होते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो है वो रिसर्च करते हैं और उसकी जो है जो रिसर्च करके वो चीज़ें लेकर आते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन करते हैं और साथ में ये सारा टीम वर्क होता है, ठीक है। अक्सर प्रोजेक्ट जो वर्क होता है ना, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू जो चीज़ें दी जाती हैं, बच्चों को टास्क दिए जाते हैं, वो टीम वर्क में दिए जाते हैं ताकि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो है ना बच्चों के, वो एक साथ जो है वो इंटीग्रेट करके एक अच्छी चीज़ बनाई जा सकती है। और इसका दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेट मल्टीपल स्किल्स। वही जो अभी मैंने बात की कि टीम वर्क करवाने का क्या मकसद है प्रोजेक्ट मेथड में, ताकि ज़ाहिर है एक बच्चे के पास अच्छी जो है सॉल्यूशंस होंगे, दूसरे के पास फिर दूसरे किस्म के आइडियाज़ होंगे, ठीक है, तीसरे के पास तीसरे किस्म के आइडियाज़ होंगे। तो मल्टीपल स्किल्स और मल्टीपल आइडियाज़ को साथ में इंटीग्रेट करने का मकसद होता है प्रोजेक्ट मेथड में, ठीक है। इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे स्टूडेंट के पास ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, वो जो टीम वर्क कर रहे हैं आपस में प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, तो उनके पास ऑटोनॉमी होती है, वो खुद से जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। टीचर गाइड करेगा, यहाँ पे भी टीचर का काम यही है कि गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा बच्चों को, जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ वो स्टक करेंगे, जहाँ वो जो है वो नहीं कर पाएंगे कोई चीज़, तो बच्चों को वो टीचर जो है उस चीज़ से गाइड करेगा, करके नहीं देगा, गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उनकी हेल्प करेगा। उसके बाद है रियल लाइफ कनेक्शन। इसका रियल लाइफ कनेक्शन भी है। ज़ाहिर है जो प्रोजेक्ट मेथड हम उसके थ्रू जो हम उन्हें प्रोजेक्ट देंगे, जो टीचर उससे उन्हें प्रोजेक्ट देता है, तो उसका रियल लाइफ के साथ ज़रूर कोई कनेक्शन होगा, ठीक है, तभी वो प्रोजेक्ट बन रहा है। इसके साथ कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। वो कैसे, क्योंकि टीम वर्क में वो काम कर रहे हैं, आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है। ये भी टाइम कंज्यूमिंग है और इंडिविजुअली लोगों को जो है टीम में जो मेंबर्स होते हैं उनको असेस नहीं किया जा सकता, बल्कि एज अ टीम ही असेस किया जा सकता है, क्योंकि वो टीम वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग नाम से ही पता है कि ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस से जो है वो सीखना, इसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। आपका कोई एक्सपीरियंस होगा किसी चीज़ में, ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है? एक्सपीरियंस का मतलब होता है खुद उस सिचुएशन में होना, उस सिचुएशन को खुद एक्सपीरियंस करना, ठीक है। तो उससे आप एक रिफ़्लेक्शन बनाओगे कि अच्छा जो ये जो है हमने जो एक्सपीरियंस किया,
ये जो हमें चीज़ हमने देखी, खुद हमारे साथ ये हुई, तो उसके साथ ये हमारी रिफ़्लेक्शन है, ठीक है, कि इस तरह से हुई ये चीज़ और इस तरह से होनी चाहिए थी, और उससे क्या सीखा आपने, वो उसकी क्या होती है, लर्निंग होती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करो वो आपको याद रहता है। कोई भी आपके साथ हादसा हो जाए, कोई भी कुछ आपके साथ कोई इवेंट हो जाए, तो वो आपको याद रहता है, ठीक है। इसलिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत इसकी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो मेमोरी होती है, और रियल लाइफ कनेक्शन भी होता है। ज़ाहिर है जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस की है तो वो रियल ही हो गई ना। उसके बाद है कि इसके डिसएडवांटेजेस, ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकती, हर एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते, ठीक है। कई सारी ऐसी चीज़ें भी हम पढ़ते हैं जिनको आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। काफ़ी सारे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट जो होते हैं वो टॉपिक्स भी होते हैं, तो हर टॉपिक को एक्सपीरियंस, हर चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। ओके, अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, वो भी इसमें कर लेते हैं, छोटा सा है, आईसीटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। आईसीटी कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें क्या होता है कि डिजिटल टूल्स को और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जिससे टीचिंग और लर्निंग जो है वो इन्हांस होती है। और आईसीटी जो है ये सिर्फ टूल्स नहीं होते, ये जो है एक सपोर्ट सिस्टम है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स के लिए। अभी जो हमने सारे मॉडर्न टीचिंग मेथड्स पढ़े हैं उनमें आईसीटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स के लिए। जैसे कि इसके टाइप्स हैं, कुछ ई लर्निंग हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए जिस पे आप पढ़ते हो, ठीक है। आप गूगल के थ्रू पढ़ते हो, चैट जीपीटी के थ्रू पढ़ते हो, यूट्यूब के थ्रू पढ़ते हो, ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। डिस्टेंस लर्निंग, जैसे कोविड वगैरह में क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो और इसके अलावा वर्चुअल अकेडमीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो डिस्टेंस लर्निंग करवाती हैं, डिस्टेंट टीचिंग करवाती हैं। वो जूम के थ्रू जो है वो जो गूगल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गूगल क्लासरूम्स होते हैं, उनके थ्रू जो है वो डिस्टेंस लर्निंग करवाई जाती है, जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कहते हैं, ठीक है। मल्टीमीडिया लर्निंग, जैसे ऑडियो वीडियो विजुअल्स जो होते हैं मल्टीमीडिया के थ्रू आपको दिखाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि रिटेंशन इम्प्रूव होती है। जो चीज़ आप देखते हो, ज़ाहिर है सुनने के साथ साथ देखते हो, विजुअलाइज़ करते हो उसे, तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। जैसे साइंस एनिमेशन वगैरह, बच्चों को जैसे साइंस सिखाई जाती है, इवन बच्चों को नहीं बड़ों को भी, तो साइंस की आजकल एनिमेशंस आ रही हैं, साइंटिफिक वीडियोस, और उनके एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें होती हैं उनकी एनिमेशन होती है, और जो है कलरफुल पिक्चर्स वगैरह, इन सब के थ्रू क्या होता है, साइंस को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। ना ही सिर्फ साइंस को बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, रिटेंशन इम्प्रूव होती है मल्टीमीडिया लर्निंग के थ्रू। उसके बाद है स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम में क्या होता है कि इंटरेक्टिव बोर्ड्स होते हैं, डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि स्मार्ट बोर्ड्स आ रहे हैं आजकल, तो टीचर्स जो है उनके थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कंटेंट को डिजिटली वो जो है बच्चों के सामने पेश करते हैं। इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जैसे एडवांटेज है इसका कि ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। ज़ाहिर है आजकल जो है मल्टीमीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर फ़ोन वगैरह और ऐसी चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट जो है वो दिखाते हैं अपना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लर्निंग जो है वो इंटरेस्टिंग होती है। मल्टीमीडिया के थ्रू अगर हम पढ़ाते हैं, आईसीटी के टूल्स के थ्रू पढ़ाते हैं, तो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है और इंगेजिंग बनाया जा सकता है। इससे विजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो हमें नहीं पता होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जैसे हमें बुक्स में तस्वीरें दी जाती हैं कई सारी, ठीक है। जैसे अब बुक में दिया गया है कि सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। बुक में आपको तस्वीर तो दिखाई जा सकती है, वो कलरफुल भी हो सकती है, ठीक है, होती हैं, लेकिन क्या वो आपको दिखाएगा कि किस तरह से सोलर जो है सिस्टम किस तरह से जो है वो वर्क करता है, और ऑर्बिट्स के अराउंड कैसे जो है प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड, ठीक है, अपने ऑर्बिट्स में। तो ये सब कैसे, ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। तो आईसीटी ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो ईज़ी कर दिया है टीचर्स के लिए पढ़ाना। ना ही सिर्फ पिक्चर्स जो कि बुक्स में थी उनके ज़रिए, बल्कि अब आप विजुअली भी उसे देख सकते हैं एनिमेशन के थ्रू, और जो है वो विजुअल चीज़ों के थ्रू
ऑडियो वीडियो चीज़ों के थ्रू, ठीक है, ऑडियो वीडियो टूल्स के थ्रू देख सकते हो कि वो किस तरह से काम करती हैं। और एक्सेस जो है हमेशा रहती है आपकी इन्फॉर्मेशन के पास। जैसे बोर्ड पे अगर टीचर ने लिख दिया कोई टॉपिक, ठीक है, फिर तो वो मिटा देगा उसको। लेकिन अगर वो आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ा रहा है या फिर क्या कहते हैं स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू पढ़ा रहा है, ठीक है, पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा है, तो वो आपके साथ ऐसा भी होता है कि और होता है ऐसा कि वो शेयर कर देते हैं ना क्लासरूम के बाद। क्लास लेने के बाद वो पीडीएफ या जो भी स्लाइड्स होती हैं पीपीटी वगैरह वो शेयर कर देते हैं। तो हमेशा आपके पास इंफॉर्मेशन तक एक्सेस रहती है। आप जब चाहें कोई भी चीज़ जो है वो सर्च करके देखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन पर आपकी हमेशा एक्सेस रहती है, ठीक है। और सेव होता है टाइम इसमें बहुत ज़्यादा। बोर्ड पे लिखना, डायग्राम्स बनाना, इन सब में टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज़ होता है, जबकि आईसीटी टूल्स के थ्रू टाइम बचाया जा सकता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आप देखते हैं कि हर जो है इलाके में इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की जो सहूलत है वो नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और ऐसे स्कूल्स में जहाँ पे ये चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं की जा सकती। और ज़ाहिर है जब टूल्स आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजिकल टूल्स, डिजिटल टूल्स, तो इनके लिए आपको ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, ना ही सिर्फ टीचर्स को बल्कि बच्चों को भी, ठीक है। टीचर ट्रेंड होगा तो ही बच्चों को इस्तेमाल करना सिखाएगा। उसके बाद है ये डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है टीचर स्टूडेंट्स को। आपने देखा है कि हम जब मोबाइल वगैरह पे पढ़ते हैं तो कई दफ़ा हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू और ऐप्स के थ्रू जो है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम जो है पढ़ाई करते करते सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं मोबाइल पे, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि आईसीटी टूल्स आपको हेल्प तो करते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को पढ़ा और हमने आईसीटी बेस्ड टीचिंग को पढ़ा, और ये जाना कि ये मॉडर्न टीचिंग मेथड को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।